अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो लोकेशन निकाली थी मैंने सेंटर ऑफ मास की, तुम लोगों की जर्नलाइजेशन यूजुअली उतनी नहीं हो पाती है, 10th तक बहुत बचा बचा के ऐसे पैम्पर करके रखा जाता है ना। तो MI/RI प्लस M2R2, ये फॉर्मूला तुम्हें क्या दे रहा है? ये फॉर्मूला तुम्हें दे रहा है एक पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अगर ये पोजीशन वेक्टर पे लग सकता है तो क्या वेलोसिटी वेक्टर पे नहीं लग सकता? चुप हो गए, देखो। अगर ये एक्सप्रेशन तुम्हें पोजीशन वेक्टर दे सकता है सेंटर ऑफ मास का, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर नहीं दे सकता? बस रिप्लेस ही करना है। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं दे सकता? ये बिल्कुल दे सकता है। तो सारी वही आम बातें। इसको एक बार डेरिवेटिव लोगे दोनों तरफ, तो dr/dt क्या बन जाएगा? VCM, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? तो ये एविडेंट है। इसमें वैसे तो मुझे पता था कि मुझे बताना पड़ेगा, पर इसके बाद तो नहीं बताना पड़ेगा। याद रहेगा कि ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दिमाग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड कर लेना। एक काम करते हैं, सबसे पहले 2-3 बातें हैं जो और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनके खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल्स अकोमोडेटिंगली करेंगे। अच्छा, डू यू रिमेंबर न्यूटन सेकंड लॉ? क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही। अब लेट्स से कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, मतलब F क्या है? व्हाट विल यू से अबाउट इट? से अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी, क्या कहोगे उसके बारे में? एक्सेलरेशन क्या? M तो जीरो हो नहीं सकता, मास जीरो मतलब बॉडी नहीं थी वहां, ठीक है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हो गया? कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा था, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज क्या थी? मोशन क्या था? क्या ये न्यूटन का लॉ सेंटर ऑफ मास में भी एप्लीकेबल है? तो बॉडी एज ए होल पे तो एप्लीकेबल था, बॉडी एज ए होल पे तो एप्लीकेबल था। मतलब ये क्या देता है एक्सप्रेशन? मोशन ऑफ द बॉडी। क्या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी सेम लॉजिस्टिक्स फॉलो करता है? मेक द हेडिंग। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास in absence of external force. Motion of center of mass in absence of external force. सारी बातें जो हैं वो तुम्हारी 9th 10th +1 इन्हीं के अराउंड घूमती रहेंगी, सारी फिजिक्स की बात। बहुत अपने आप में वास्ट थी 9th और 10th। देखो, सपोज ये हेडिंग था, अंडरलाइन कर लेना। सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम of mass capital M. By Newton's second law of motion, क्या उस बॉडी के बारे में ये बात कही जा सकती है? उस बॉडी के ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से काम करेगी जैसे वो बॉडी एज ए होल मूव करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास
ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा मास उसी के ऊपर पड़ा है बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो 0 इज इक्वल टू m, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू change in velocity with respect to चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। m तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये सारी टर्म इज इक्वल टू 0, दो चीजों की प्रोडक्ट तभी 0 होगी जब कम से कम एक चीज 0 के बराबर हो। तो इंप्लाइज दैट velocity of center of mass, change in velocity of center of mass with respect to time is 0। किसी चीज का डेरिवेटिव 0 के बराबर कब होता है, constant हो जब वो क्वांटिटी या वो चीज क्या हो, constant यही पढ़ा है हमने, कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। उसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो बड़ी सिंपल बात थी, अगर बॉडी के लिए अप्लाई होती है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी थी। इस चैप्टर में इस आर्टिकल के बाद जो हम कर चुके हैं सेंटर ऑफ मास, इसके बाद आधा काम तो ये हुआ कि सारी बॉडी पे होता है तो क्या पार्टिकल्स पे होगा, बिल्कुल होगा, उसमें कौन सा फर्क पड़ गया। ठीक है, वही पार्टिकल्स मिलके तो बॉडी बना रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी आ गया बॉडी में उन पार्टिकल्स के अलावा। तो क्या लिखोगे नीचे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ, ये कंक्लूजन है इस चीज का, in the absence of any external force, the center of mass of a system moves with a uniform velocity। सिंपल सी चीज की है हमने। अच्छा, अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास क्या होता है, व्हाट डज ए बॉडी पोजेस व्हेन इट इज इन मोशन, एक तो मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीजें होती हैं। तो अगर एक बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम तुम इसी इक्वेशन से देते हो। अब अगर एक बॉडी की बजाय तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल आ जाए तो क्या सेम इक्वेशन होल्ड करेगी या नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसको बना के दिखाओ। तो क्या लिखोगे ऊपर, मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये अगला हेडिंग है। हेडिंग्स को अंडरलाइन करो, नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। I've come across such notes जिनमें ना तो ये पता चलता है कि आर्टिकल कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, ना कोई लास्ट रिजल्ट बॉक्स में है, ना ये पता चलता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं। जितना फाइन वे से नोट्स बना लोगे उतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, दिस इज सर्टेन। अच्छा, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, क्या लिखेंगे, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। मान लो हमारे पास n पार्टिकल से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है। अगर ऐसा है तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, what will be the location of center of mass, it is going to be RCM is equal to it was one by m sigma I from 1 to n, it was equal to mi ri vector। I hope you remember this, last result हमने यही बनाया था। किसी को इसमें दिक्कत है तो वो ओपन करके एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकता है, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and so on, mn rn by कैपिटल M या m1 plus m2 plus m3 and so on mn। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, differentiate both sides
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर क्या लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ RCM, यही करोगे। अच्छा, जो m है कैपिटल M, ये तो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, तो इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, और ये प्रोडक्ट में है 1/m इस टर्म के साथ, तो 1/m बाहर रह जाएगा। चलो एक बार लिखना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई बार लगता है कि घर जाके पढ़ेंगे, शॉर्टकट्स ज़्यादा ले लेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो जब आप प्रेपरेशन करने बैठो उसके बाद ये याद रख लिया करो कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले सकता हूँ, ये चीज़ आएगी। अब डेरिवेटिव को अंदर लेके जाना है, ना तो 1/m का डेरिवेटिव होगा क्योंकि कांस्टेंट चीज है, ना m ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल है ना, मास इज आल्सो कांस्टेंट। अगर ये पूरी बॉडी का मास कांस्टेंट है तो ith यानी कि लास्ट वाले पार्टिकल का मास भी तो कांस्टेंट है ना, तो इसका भी नहीं होगा, सिर्फ डेरिवेटिव किसका होगा, तो ये बदल रहा है। इस पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर इस कॉर्नर से कुछ और है, उस पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर इस कॉर्नर से कुछ और है, इस पार्टिकल के लिए कुछ और है, सबके लिए क्या है, डिफरेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्टिकल्स कह रहे हैं, r की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, 1/m सिग्मा I from 1 to n mi डेरिवेटिव ऑफ ri वेक्टर, यही करेंगे। अच्छा, ये वाला dr/dt ये क्या बन जाएगा, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी होती है वो, और ये किसका पोजीशन वेक्टर था, ये सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी भी किसकी आएगी, ले देके वही दो फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे घूम रही है चीज, v इज इक्वल टू ds/dt, a इज इक्वल टू dv/dt, सब चीजें पूरी मैकेनिक्स उसके इर्द गिर्द घूम रही है। 1/m इधर आ गया, मल्टीप्लाई में इसके साथ लिख दूं, चलो एक बार ये लिख देते हैं, I from 1 to n mi, what is the derivative of position vector of ith particle with respect to time, velocity of ith particle, ये वाला m कैपिटल M इधर ले आओ, इस तरफ क्या बचेगा, सिग्मा mi vi, where I goes from 1 to n, जरा I की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा, m1 v1, फिर I की वैल्यू 2 पुट करो, प्लस m2 प्लस m3, व्हाट इज m1 v1, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, व्हाट इज m2 v2, व्हाट इज mn vn, और सब मोमेंटम्स को क्या किया हमने, ऐड किया, सम किया है सबका, समेशन, तो इसका मतलब वो क्या देगा तुम्हें, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम को क्या लिख लोगे तुम, कैपिटल, राइट, ये टोटल मोमेंटम ही तो है, लिख सकते हो तुम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन mn vn इज इक्वल टू कैपिटल P, नीचे लिख देना टोटल मोमेंटम। ऐसी ही इक्वेशन तो बॉडी की होती है, P इज इक्वल टू mv, वही किसकी बन गई, सेंटर ऑफ मास, तो उसका मतलब सेम पोजीशन, सेम डेरिवेशन आपकी होल्ड करती है उसकी, सेंटर ऑफ मास की। बहुत बेसिक चीजें प्रूव कर रहे हैं हम, बहुत बेसिक चीजें, ठीक है। अच्छा, क्या बॉडी के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, कि कोई भी दो बॉडीज हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, उनका टोटल मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है, तो क्या सेंटर ऑफ मास के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी, बिल्कुल होगी। इमेजिन करो एक गैस का सैंपल, परफ्यूम किसी ने स्प्रे किया इस कमरे में, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या जो भी होती है उसके अंदर, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं हवा में, आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो टोटल मोमेंटम है वो पूरे गैस सैंपल का क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो वैसा ही कोलिजन मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ। अगला हेडिंग बना लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे शुरू करो, यहाँ पे नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
for a system of particles. इसमें भी सेम चलेगा. कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स. तो मास ऑफ द पार्टिकल्स क्या सपोज करोगे, यहाँ पे ये करना पड़ेगा थोड़ा सा. पहले पार्टिकल का मास m1 मानोगे, दूसरे पार्टिकल का मास m2, तीसरे पार्टिकल का मास m3 एंड सो ऑन, लास्ट वाले पार्टिकल का मास. अब ईच पार्टिकल पे हमने फोर्सेस लगाई हैं. हमने क्या किया है, m1 पार्टिकल पे फोर्स लगाई है F1, m2 पार्टिकल पे फोर्स लगाई है F2, m3 पार्टिकल पे फोर्स लगाई है F3 एंड सो ऑन, लास्ट वाले पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगाई है F1. अब फोर्स लगाने से इनमें क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, मतलब आई हैव चूजन द इजीएस्ट वे कि इसको कैसे लिखा जाए, तो वो सेंटेंस बना के लंबा लंबा वो लिखना पड़ता है. ठीक है. तो F1 फोर्स जब M1 पार्टिकल पे लगी तो उसमें कितनी एक्सेलरेशन पैदा हुई, A1. F2 फोर्स जब M2 पार्टिकल पे लगी तो कितनी एक्सेलरेशन पैदा हुई, A2. सिमिलरली A3 एंड सो ऑन AN. यही चीज है. अब सपोज करो कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये इंटरनल फोर्सेस थी, पता नहीं क्या थी, पर बाहर से कोई फोर्स नहीं थी. तो नीचे लिखो सपोज there is no external force, या in the absence of external force क्या होगा, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है एक क्वेश्चन था मेरे पास, वही कंप्लीट डेफिनेशंस वाली बात आ गई. एक गाड़ी है, चल रही है किसी स्पीड पे, उसका ब्रेक सिस्टम है. जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी स्लो होती है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो मोमेंटम भी उसका क्या हो जाएगा, यहाँ किधर गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यहाँ तो मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहा, मोमेंटम लगातार कम होता 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 जीरो हो रहा है. यहाँ कम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक्सप्लेन करो. ब्रेक्स लगाने से कहाँ गया मोमेंटम उसका. तुम तो कह रहे हो कि कंजर्व होता है, यहाँ तो कंजर्व है ही नहीं. क्यों नहीं कंजर्व है यहाँ, डेफिनेशन सुनाएगा कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. द टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. खत्म यही. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम. ब्रेक अंदर से लगते हैं कि बाहर से लगते हैं, बाहर से. तो जब मैंने वायलेट ही कर दिया डेफिनेशन को, फिर कंजर्व कैसे रहेगा मोमेंटम. मैंने ब्रेक इधर से लगाए, बाहर से लगाए, और शर्त क्या थी कंजर्वेशन होने की, बाहर से फोर्स ना लगे. तो क्योंकि हमने फोर्स बाहर से लगा दी है, इस वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा. मोमेंटम कंजर्व तभी रहेगा अगर उसकी शर्त पूरी होगी. शर्त क्या थी, बाहर से ना फोर्स लगी. फोर्स किधर से लगाई, ब्रेक लगा, बाहर से लगाई. तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये चीज हम जीरो करेंगे. अब एक्सटर्नल फोर्स इन सभी फोर्सेस का सम है, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे तो तुम फोर्स लगा रहे हो, अगर एक्सटर्नल भी लगा रहे हो. मैंने कहा था कि ये इंटरनल है, चलो ये एक्सटर्नल भी मान लो. ठीक है, मैं इस पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगा रहा हूँ, इसके ऊपर भी लगा रहा हूँ, उसके ऊपर भी, सभी पार्टिकल्स हो, तुम्हारे ऊपर इंडिविजुअल फोर्सेस लगा रहा हूँ. पर ये जो मेरी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, इनका जो टोटल सम है वो जीरो है. हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना. जैसे कोई टेबल है, इधर से मैं पुश करूँ, उधर से कोई और पुश कर रहा हूँ, तो टेबल पे तो फोर्सेस लग रही हैं, कितनी, दो, बट वो है इक्वल और अपोजिट, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो. तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर इंडिविजुअल फोर्सेस लग रही हैं तो टोटल का सम जीरो ना हो सके. हो सकता है बिल्कुल. तो यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्सेस लग रही थी, लेकिन उनका सम क्या था, टोटल जीरो था. अगर ऐसा है तो क्या ये लिखा जा सकता है कि इंडिविजुअल फोर्सेस का सम जीरो है.
अगर इंडिविजुअल फोर्सेस का सम 0 है, इसका मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए मास और एक्सेलरेशन का सम भी 0 है, क्योंकि फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ये भी बात सच है। अगर यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी जाए, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो भी ये उतना ही अच्छी तरह से होल्ड करेगा। रीजन क्या है, तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt। अच्छा, मास ठहरा स्केलर, ये टाइम के साथ बदलता नहीं है, तो और v1 के साथ किस में है, प्रोडक्ट में, तो चाहे डेरिवेटिव के अंदर रखो चाहे बाहर रखो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो v1 को अंदर ले जाऊंगा, इधर सॉरी m1 को अंदर ले जाऊंगा, इधर m2 को, m3 को, सो ऑन। फिर d by dt सबके ऊपर कॉमनली लग रहा है तो उसको बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन आउट, तो d by dt को कॉमन आउट लिया तो अंदर मेरे पास क्या आ गया, दिख रहा है लास्ट रिजल्ट किसी को बनता हुआ। What is m1 into v1? किसका, फर्स्ट पार्टिकल। What is m2 into v2? ऑफ सेकंड पार्टिकल। mn into vn, और ये सबका क्या हो रहा है यहाँ पे, सम। तो ऐसा कहा जा सकता है ब्रैकेट वाली चीज का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ब्रैकेट वाली चीज क्या है, कांस्टेंट। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इसका मतलब P1 प्लस P2, और तुम्हें याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने दो तरीकों से करवाई थी, याद है, एक तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके, एक न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से यही कुछ ऐसे रिजल्ट आते थे, न्यूटन थर्ड लॉ से वो आ जाता था m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। उसमें कोलिजन ले लेते थे, यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इज दैट ऑल? तो जो चीजें, जो नॉर्म्स, जो लॉज फिजिक्स के एक बॉडी एज ए होल करती है, वही सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी करता है। दे आर नो मोर डिफरेंट। ठीक है, ये चीज बताई जानी थी इन पूरी डेरिवेशंस या डिस्कशंस के लिए। अच्छा, अच्छा एक केस करवाता हूँ मैं आज से, क्वेश्चन बना लूँ, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। शो दैट, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, एग्जाम उसमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। शो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड of mass capital M and length capital L, mass capital M and length capital L lies at the midpoint of the rod, lies at the midpoint of the rod। क्योंकि थोड़ा बहुत लोकेशंस की बात आ जाती है तो आई हैव टू चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे वन डायमेंशनल चाहिए था, चलो सेफ साइड के लिए दो भी रख लेता हूँ। मतलब बेसिकली मुझे एक्स एक्सिस की जरूरत है, इवन वाई एक्सिस की जरूरत भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक रॉड रख ली, एक ऐसी रॉड चूज की है मैंने जिस रॉड की जो लेंथ है उसकी थिकनेस से बहुत ज़्यादा है।
कहने को तो ये रॉड भी 2 डायमेंशनल है, क्यों? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, बट इसकी लेंथ जो है उसके ब्रेड्थ के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा है कि इसकी ब्रेड्थ मैटर ही नहीं करती है। ऐसे तो ये बोर्ड भी 3 डायमेंशनल है तो ये भी 3 डायमेंशनल, लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, पर इसकी ब्रेड्थ और थिकनेस, इसकी लेंथ के कंपैरिजन में क्या है? बहुत कम है। तो इसको क्या माना जाएगा फिजिक्स में? 1 डायमेंशनल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दिस बोर्ड, इस बोर्ड की लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों चीजें हैं। जैसे आई कैन गिव अ रफ एस्टिमेट कि इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट है, और जो ये वाली साइड है जिसको मैं ब्रेड्थ बोल सकता हूँ ये 4 फीट है, और ये जो थिकनेस है ये हार्डली 1 to 1.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस बोर्ड के लिए इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मायने रखती हैं और इसकी थिकनेस मायने। तो इस बोर्ड को तुम क्या कहोगे? 2 डायमेंशनल। क्या कहोगे? इस रूम की बात करते हैं, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों मैटर करती हैं, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक बाकी दो के कंपैरिजन में, या कोई भी दो बाकी एक के कंपैरिजन में बहुत कम नहीं है, बहुत थोड़ा फर्क होगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में। तो इस रूम को तुम सेफली क्या कहोगे? 3 डायमेंशनल। होती तो वैसे हर एक चीज 3 डायमेंशनल है। तो ये रॉड है हमारे पास 1 डायमेंशनल, वैसे ही मैंने प्लेन चूज कर लिया, कहीं इसकी सोच के थिकनेस को हो गई, ये वाई एक्सिस की तरफ भी तो है। तो इसकी एक साइड किधर लाई कर रही है? ऑरिजिन पे। लेंथ इस रॉड की कितनी है? दे रखा है हमें क्वेश्चन में, कैपिटल L। अब क्या ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड है? दे रखा है क्वेश्चन में यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब इसका कोई सा भी हिस्सा काट लो, बराबर बराबर टुकड़े कर लो 1 सेंटीमीटर के, सबका मास क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो ये कौन सा केस हो गया? यूनिफॉर्म मास या कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। तो इसमें आप क्या करो, एक छोटा सा पोर्शन काट लो इसका। लेट्स से, तुम्हें ये ना लगे कि मैंने मिड में ले लिया, ये पोर्शन काट लिया इस रॉड का, थोड़ा अलग दिखाने के लिए शेड किया। इस पोर्शन की जो थिकनेस है तो चाहे बहुत थोड़ी सी, इस पोर्शन की जो लेंथ है शुरू से इतनी सी, ये क्या है? dx है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो कितना पोर्शन काटा मैंने? dx लेंथ का पोर्शन। और ये ओरिजिन से कितनी दूर है? x डिस्टेंस पे है। टोटल इसकी लेंथ क्या है? l। तो इनिशियल पॉइंट O हो गया, फाइनल पॉइंट l। यहां तक देखो, पहले कोई प्रॉब्लम है? अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, देखना तो मैं समझ में आती है कि नहीं। कैसे लिखा? फिर तुम कहोगे फिजिक्स मुश्किल है, बात है 8th क्लास की। अरे यूनिटरी मेथड लगाया है। अगर रॉड की लेंथ L है तो उसका मास कितना है? कैपिटल M। सो फॉर L लेंथ द मास इज, लेंथ L है तो मास कितना है? लेंथ यूनिटी है तो मास कितना है? अगर लेंथ dx है तो मास कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड, सिंपल। चलो इसकी लोकेशन निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की। x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y z तो आएंगे नहीं, है ही 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आई कॉल इट x। ठीक है, क्या फॉर्मूला था?
1 बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मास ऑफ रॉड कितना है, कैपिटल एम, क्या होता था एक्स dm, यही एक्सप्रेशन था, भूले तो नहीं, आज स्पेशल केस जो किए हैं कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यही फॉर्मूला था, तो बस इसमें dm की वैल्यू इंसर्ट कर दो। और रोहित पूछ रहा था कि लिमिट्स कैसे चूज करेंगे, रॉड कहाँ से स्टार्ट हुई है, ऑरिजिन पे, यानी कि 0, रॉड खत्म कहाँ पे हो रही है, तो x की लिमिट देखनी है, y की तो लिमिट देखने का वैसे कोई फायदा नहीं है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, रॉड 0 से शुरू होके l पे खत्म, तो ये हो गई लिमिट्स। dm की वैल्यू, अच्छा कैपिटल एम और कैपिटल एल ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएंगी बाहर, जब ये m बाहर आएगा तो इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन किसकी होगी, सिर्फ x की, या x की पावर 1 की कह लो, लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेके, अब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, ये एक ही तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो बार बार यूज हो रहा है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन, या ये फॉर्मूला सिर्फ कहां नहीं अप्लाई होता, जहां पे n की वैल्यू कितनी हो, -1 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो +1 है तो अप्लाई हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 x²/2, तो ये तो साइड पे लिखा हुआ था, तो xcm बेसिकली आ जाएगा हमारा 1/l, इंटीग्रेशन हो जाएगी तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, ये भी बताना पड़ता है, कई बार इंटीग्रेशन कर चुके होते हैं फिर भी वो डाल रहे होते हैं इंटीग्रेशन का साइन, कर चुके हैं ना इंटीग्रेशन, लगा दिया फॉर्मूला, तो अब इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आएगा यहाँ। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके, पहले कौन सी लिमिट पुट होती है, अपर लिमिट, किसकी जगह पे, वेरिएबल की जगह पे, वेरिएबल कौन है, x है, तो x की जगह पे l पुट करेंगे तो कितना आएगा, l² माइनस 0²/2, तो कुछ नहीं बचेगा 0²/2 से, तो एक l से एक l कैंसिल, सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है ओरिजिन से वो हाफ पे है मिड पॉइंट का, शायद यही प्रूव करना था, सिंपल।